फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ही खास टॉपिक है चार्ज। चार्ज के ऊपर काफी कुछ है। समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज, जो हम लोग आगे समझेंगे। अब चार्ज जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, निगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, ये भी समझते हैं। लाइक चार्जेस, लाइक मींस एक जैसे चार्ज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, ढकेलते हैं एक दूसरे को। अनलाइक अलग अलग चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। दैट मींस प्लस प्लस को खींचेगा, प्लस प्लस को ढकेलेगा। लाइक है ना, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ ढकेलेगा, है ना, अट्रैक्ट नहीं करेगा, पास नहीं आएगा। ठीक। अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देन चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। 1 कूलम क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट अप्रॉक्स 6.02 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 कूलम की वैल्यू हमेशा लिंक करी जाती है और ये पूछा हो जाता है। एक चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, इसलिए यहाँ लिखा है निगेटिव 1.662 × 10⁻90 और Q इज इक्वल टू एनी, ये चार्ज का फॉर्मूला है। Q इज इक्वल टू एनी, ये चार्ज का फॉर्मूला है। यहाँ पे Q चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E जो है वो चार्ज और वन इलेक्ट्रॉन है। नोट करिए। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। करंट। करंट क्या होता है, शुरू में बता दिया था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। एसआई यूनिट क्या होती है, लर्न करी जाती है। एसआई यूनिट करंट की होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ठीक, और ये 1 एम्पियर की वैल्यू है, ये 1 माइक्रो एम्पियर की है, और ये 1 मिली एम्पियर की है, ये माइक्रो एम्पियर की है। ठीक है। करंट इज मेजर्ड बाय द एमीटर। करंट मेजर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है, एमीटर से। करंट का जो सिंबल होता है, एमीटर का जो सिंबल होता है वो किस तरीके से होता है, और करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है Q। और करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी रेट की बात आ जाए और जिस चीज का रेट कहा जा रहा हो उसको डिवाइड कर दो T से। T से डिवाइड कर दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसका फ्लो, चार्ज का फ्लो, चार्ज अपॉन टाइम। दैट इज Q इज इक्वल, I इज इक्वल टू Q बाय T। क्लियर। अब एमीटर की बात हुई है तो एमीटर भी समझ लेते हैं क्या होता है। एमीटर एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। इसको हम लोग यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। किस लिए यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए। और ये हमेशा कहाँ लगाया जाता है, सीरीज में। रीजन क्या होता है सीरीज में लगाने का, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, तो इसे सीरीज में लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है करंट पे। डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कोई वायर है, लेट्स टेक इट्स अ वायर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, क्लियर, उस तरफ जा रहे हैं। ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, इज टेकन एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी अपोजिट होगी। करंट की डायरेक्शन इसकी उल्टी होगी। जितना मेन था बता दिया। देन पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता है, इतना नोट करिए। As we have seen, potential difference. Potential difference क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ गिवन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना वर्क डन किया गया है चार्ज को मूव करने के लिए, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू W बाय Q। V इज इक्वल टू W बाय Q। वर्क डन टू मूव वन यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट क्या होती है, इसको वोल्ट से हम लोग डिनोट करते हैं V। और 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम होता है वैल्यू उसकी। ठीक, 1 वोल्ट आपने देखा, वोल्ट यहाँ पे वोल्ट की जो फॉर्मूला दे रखा है वो क्या है, V इज इक्वल टू W बाय Q। राइट आयुष, V इज इक्वल टू W बाय Q। और V क्या है यहाँ पे, V है वोल्ट आपका। ठीक, यहाँ पे यही बात हो रही है। 1 वोल्ट कितना होगा, एक वोल्ट कितना होता है W बाय Q। W की यूनिट क्या होती है, जूल।
ठीक है। और क्यू क्या होता है आपका, चार्ज होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कूलम से, है ना। लेकिन ये क्यू नीचे है इसलिए माइनस लगा दिया यहाँ पे, -1। ठीक है, यहाँ से हम लोग को वैल्यूज क्लियर हुई हैं, वैल्यूज पता चली हैं। ठीक है, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट व्हेन द 1 जूल वर्क डन इन कैरिंग अ 1 कूलम चार्ज देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होता है, 1 वोल्ट तब होता है जब 1 वोल्ट वर्क डन 1 यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए यूज किया जाए। इसी से लर्न हो जाएगा 1 वोल्ट की डेफिनेशन। वोल्ट क्या होता है, जब सिंपल तो V इज इक्वल टू W बाय Q, याद रखो। वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव 1 वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यहाँ 1 वोल्ट की डेफिनेशन है जो बहुत पूछी जाती है इन एवरी बुक्स। वोल्ट मीटर क्या होता है, अभी पिछला हम लोगों ने पढ़ा था एमीटर। एमीटर क्या होता है, करंट को मेजर करने के लिए लगाते हैं, करेक्ट। एमीटर जो है करंट को मेजर करने के लिए लगाते हैं, वैसे ही वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और कैसे लगाया जाता है, एमीटर जो था वो कैसे लगाया जाता था, सीरीज में। वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाएगा, पैरेलली। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल। सिंबल क्या होता है इसका, V। क्या होता है, V, बट इन अ सर्कल, वरना इस V में और इस V में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये सादा V होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस के डिनोट करता है, और अगर सर्कल बना दिया जाए तो वो वोल्ट मीटर हो जाता है। वोल्ट मीटर का एक डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे ये बैठे साक्षात्कार, कि सेल और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में सब में क्या अंतर है। भैया सेल को सिंपली V से डिनोट किया जाता है, ठीक। और जो पोटेंशियल डिफरेंस सेल को जो है किससे डिनोट किया जाता है, V से, ठीक। और वोल्ट मीटर कैसे डिनोट किया जाता है, V को सर्कल में रख के, समझे। जैसे कोई सर्किट है, इससे कई सारी बैटरीज लगी हैं, ये सर्किट है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सेल है, ठीक है। ये क्या है आपका, सेल है। और यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लगा दिए जाए, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V। क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस V। और इस V को इस तरीके से नोट किया जाता है, सर्कल के अंदर रख के। क्लियर, कोई दिक्कत। और कई सारी चीजें होती हैं, ये आपका स्विच हो गया और लॉट्स ऑफ थिंग्स, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, जो क्लियर होगा कि सिंबल्स किसको क्या बोलते हैं, ये चीज अभी आगे क्लियर होगी। करंट क्या होता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ये चीज पता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है। मतलब कोई चीज ऊंचाई पे है या कोई चीज नीचाई पे है, तुम यहाँ खड़े हो, तुमने एक बॉल यहाँ रख दी, तो क्या ये बॉल ऊपर जाएगी, नहीं। जब हम लोग इसको हाइयर पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, हाइयर पे, तो ये बॉल पहाड़ के नीचे जाएगी ना। तो जब हाइयर पे कोई चीज होती है तभी वो लोअर की तरफ जाती है, चाहे वो बॉल हो गई, कोई चीज हो गई, वाटर हो गया या करंट ही हो गया, ठीक। तो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, एमीटर क्यों क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, 1 वोल्ट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, ये सब चीजें कई बार पूछी जाती हैं इन एग्जामिनेशन। अभी तक हम लोग कई सारी चीजें पढ़े हैं, जैसे एमीटर। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। वोल्ट मीटर आपका वोल्ट को मेजर करने के लिए काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर आपका सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर आपका पैरेलल लगता है। ये दोनों ऐसे डिवाइस हैं जो किस लिए यूज होते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट्स। इसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं पढ़ने कि सिंबल्स क्या होते हैं, क्योंकि सर्किट बनाया था, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज हुआ था V, और वोल्ट मीटर भी आया था, रेजिस्टेंस भी आया था, और आगे भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि किस सिंबल को क्या बोलते हैं। देखिए, ये सेल का सिंबल है, सिंपली ये सर्किट होता है, ये क्या है, सेल का सिंबल है। और सेल के सिंबल में हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल हमेशा लिखते हैं, वरना वो सेल का सिंबल नहीं माना जाता है। इज इट क्लियर, इट्स अ बैटरी। यहाँ पे कहोगे सर यहाँ क्या है, इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, यहाँ पे 3 बैटरीज लगी है, फर्क यही है। की क्या होता है, ओपन की इस तरीके से होता है और क्लोज की इस तरीके से होता है। अच्छा, एक तार जा रहा है, ठीक, उस तार में दूसरा चार्ज जोड़ना है पीछे से, तो भैया इतना हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। हमेशा यही तो होता है, इतना बीच से काट दिया, दूसरे तार को लेके आए, उस पर घुमा के लगाया, ऊपर से टेप मार दिया। क्लियर, क्या किया हम लोगों ने, तार को ज्वाइन किया। तो तार की ज्वाइनिंग का सिंबल ये होता है, वायर ज्वाइन। क्लियर, अच्छा। और कोई तार नीचे है,
ठीक है, और जमीन पे बिछा हुआ है, दूसरा भी तार लेके आ रहे हैं, क्या हम उसको फाड़ के पार कर देंगे? नहीं, हम लोग उस तार को निकालना होगा तो ऊपर से या तो नीचे यही दो ही तरीके से लेके जाएंगे, अगर ज्वाइन नहीं करना होगा तो। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर से लेके चले जाएंगे। ये क्या है? दिस इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वायर को क्रॉस करा रहे हैं बिना ज्वाइन किए, एंड दिस इज नोन एज द सृजन बल्ब। ये क्या है? बल्ब है। क्या है? बल्ब। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। देन इट्स अ रेजिस्टेंस, ये रियोस्टेट का सिंबल है। ये भी एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, ये करंट को रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, आगे है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे एमीटर पढ़ा, वोल्ट मीटर पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, अलग अलग सिंबल्स पढ़े, बैटरी क्या होती है और ये सारी चीजें क्या होती हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या रखा है, और वोल्ट मीटर टॉपिक खत्म हो चुका है। देन उसके बाद आया है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। समझते हैं ओम्स लॉ। Potential difference across the 2 points of the metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit provided that the temperature remains constant. Mathematically इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये कह क्या रहा है ये समझते हैं। V and I, इन्हीं दोनों वर्ड्स पे ओम्स लॉ बेस्ड है। V को क्या बोलते हैं? V is known as potential difference and I is known as current। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये दोनों चीजें कहाँ दौड़ती हैं? ये एक मेटालिक वायर या फिर कोई ना कोई वायर उसमें दौड़ेंगे। तो ऑब्वियस बात है हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द वायर। विच टाइप ऑफ वायर? मेटालिक वायर, क्योंकि मेटल्स में करंट फ्लो होता है जो अच्छे कंडक्टर होते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट। तो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यही है ओम्स लॉ। इन दोनों वर्ड्स की वजह से ये पूरी जो इनकी थ्योरी थी वो लर्न कर सकते हैं। इनका स्टेटमेंट यही है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। दिस इज ओम्स लॉ। अच्छा, कहीं भी प्रोपोर्शनल का साइन नहीं रखा जाता है, उसको हटा के इज इक्वल टू दिया जाता है, तो V इज इक्वल टू I। बट जब भी हम लोग इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं देन इज इक्वल टू लगाते हैं, तो इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट होना जरूरी होता है। वो कांस्टेंट कौन सा होगा समझते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट होगा R। V इज इक्वल टू IR। Here the V is the potential difference, I is the current and R is the resistance of the conductor. Is it clear? चेक। वही बात यहाँ पे रखी है, R क्या है? कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस है गिवन कंडक्टर का। क्लियर? ये ग्राफ है, इसको समझते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस, दिस लाइन शोज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज करंट। ये यही शो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। यूपी बोर्ड में ये चीज नहीं पूछी जाती है, यूपी बोर्ड में ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट अदर बोर्ड्स में आते हैं और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। Oh my God. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, इसके सिंबल्स और लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब क्या आता है, ओम्स लॉ भी पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ में क्या था? V जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। V इज इक्वल टू IR, इसका फॉर्मूला निकला था। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया है, अभी आया था पोटेंशियल डिफरेंस में R क्या था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे समझते हैं, और रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझते हैं। देखिए ये क्या है? एक ब्रिज है। यहां पे क्या है? एक फोर्ट है, किला। यहां से कुछ सेना जा रही है और यहां पे क्या है? एक डेमन खड़ा है। डेमन मींस राक्षस, एक राक्षस खड़ा हुआ है, ठीक है। वो उस राक्षस ने क्या किया है? आधे पुल को घेर रखा है और यहां से क्या है? इनकी सेना जा रही है, ठीक है। अब देखिए इस कहानी का उससे क्या लेना देना है। रेजिस्टेंस ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो क्या करती है? रेजिस्ट। रेजिस्ट मींस क्या होता है? रोकना। रेजिस्ट मींस रोकना, और हिंदी में शुद्ध बोले तो इसको हम लोग कहते हैं बाध्य। क्या कहते हैं? बाध्य। तो ये रेजिस्टेंस क्या है? ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो क्या करती है? बाध्य करती है किस चीज को? चार्ज के फ्लो को। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? R। जैसे ये डेमन ये क्या कर रहा है? ब्रिज पे इन लोग को बाध्य कर रहा है। इतना बड़ा है तो यहां से जितना भी क्या सेना आएगी वो इतने पे ही रुक जाएगी, उधर पार नहीं जा पाएगी, ठीक है। अच्छा
इस कहानी का मेल लेना देना इन 4 पॉइंट्स है, क्योंकि इन चारों पॉइंट को रटने से बेटर है कि आप इसको लर्न कर लीजिए। रियोस्टेट क्या होता है? द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपाउंड यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, रियोस्टेट जो है एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं बिना सर्किट को चेंज किए। देन देखते हैं किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म रियोस्टेट, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट जो रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है विदाउट चेंजिंग द सर्किट। अगर हम लोग को रेजिस्टेंस को बदलना है तो सर्किट को चेंज करना पड़ेगा, अगर हम लोग फिजिकली करते हैं तो। बट यहाँ पे रियोस्टेट लगा है जिसमें एक रेगुलेटर होता है। वो रेगुलेटर क्या करता है, वो रेजिस्टेंस को रेगुलेट करता है, कम या ज्यादा करता है। वैसे ही यहाँ पे अब आगे समझते हैं कि रेजिस्टेंस की चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए रेजिस्टेंस, क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को घटाते बढ़ाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। एक फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए। इस फॉर्मूले से ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। R रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ। इस फॉर्मूले से चारों पॉइंट निकल आए। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली मींस जो सामने हो, और नीचे क्या है? A। तो R के सामने क्या है? L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है R इज इक्वल टू रो L बाय ए। इसी से फैक्टर्स क्लियर हो जाते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। रो इज इक्वल टू L बाय ए, दैट मींस यहाँ पे R क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाय ए। R क्या है? R यहाँ पे रेजिस्टेंस है। L क्या है? L लेंथ है, और A जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। समझते हैं रेजिस्टेंस, शुरू में ही बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लीजिए एक ब्रिज है, यहाँ पे एक डेमन है जो क्या कर रहा है, इस पुल तक, इस फोर्ट तक पहुंचने में इस सेना की बाध्य कर रहा है, मींस पहुंचने नहीं दे रहा है। यहां से सेना जा रही है, इस राक्षस ने रोक रखा है इस जगह को, इस पुल को, ठीक है। राक्षस जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा सेना को कवर कर लेगा, और जितना छोटा होगा उतनी सेना पास आउट हो जाएगी। तो जितना ज्यादा राक्षस, जितना बड़ा राक्षस, जितना बड़ा आर से राक्षस, उतनी कम सेना पास आउट हो पाएगी, और जितना छोटा राक्षस होगा उतनी ज्यादा सेना पास आउट हो जाएगी। यहाँ पे कैसे समझते हैं इस चीज को? एक वायर है, वायर में क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को रोकता है। ये क्या है? ये है आर फॉर रेजिस्टेंस, ये है आर फॉर रेजिस्टेंस। यहां से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये डेमन ये क्या करेगा? रेजिस्टेंस इस करंट को रोकेगा। अगर पूरे एरिया में ये रेजिस्टेंस है तो करंट बिल्कुल नहीं जाने देगा, और अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है तो थोड़ा थोड़ा करंट पास आउट होता रहेगा। वैसे ही यहाँ भी है, अगर राक्षस बड़ा है, काफी बड़ा, तो बिल्कुल करंट नहीं पास आउट होने देगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, और रेजिस्टेंस एकदम छोटा है तो काफी ज्यादा करंट पास आउट हो जाएगा, उधर चला जाएगा, ठीक। तो अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये रोड की लेंथ पे डिपेंड करता है कि रोड कितनी लंबी है। रोड की चौड़ाई पे डिपेंड करता है। मान लो राक्षस इतना ही बड़ा है, रोड इतनी बड़ी है, तो इतना छोटा सा राक्षस इतनी सारी सेना क्या कर लेगा। वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये लेंथ पे डिपेंड करता है। R इज इक्वल टू L बाय ए, L लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इस पे भी डिपेंड करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया रोड का बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया बढ़ा, इतना छोटा सा राक्षस, इतनी सारी सेना, तो रेजिस्टेंस इतना छोटा सा, एरिया इतना बड़ा, तो क्या करंट को रोक पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एकदम लो हो जाएगा, जितना एरिया उतना रेजिस्टेंस लो। तो ये क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, ये दोनों चीजें रन करनी पड़ेगी। ये टेंपरेचर पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, जितना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ेगा। ऐसे समझते हैं पॉपकॉर्न मींस अगर पॉपकॉर्न को जितना ज्यादा, या कोई भी चीज जिसको जितना ज्यादा हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा वो क्या करेगा? बढ़ेगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। व्हाट? रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जितना जो है करंट वो हम लोग का मेटेलिक वायर में पास आउट हो जाएगा, उतना आपका वुडन में नहीं होगा, क्योंकि वुड क्या है? एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। वैसे मैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस चीज का बना है। एक तार लेने जाते हो आपका
₹2 मीटर पड़ता है, वही तार लेने जाते हो तो वही आपका 33-35 रुपए मीटर पड़ता है, क्योंकि उनके मटेरियल में डिफरेंस होता है। वही है, डिपेंड करता है उनके मटेरियल पे कि कितना रेजिस्टेंस उसमें लग रहा है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी मींस ये जो रो था, इसको रो बोलते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्यूब ऑफ द मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन द करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। ये इतना रन करने पड़ेगा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है रो। यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, क्लियर? नोट करिए। अब नोट करिए, किसकी बात की थी हम लोगों ने लास्ट में? वी हैव टॉक अबाउट द रेजिस्टिविटी। वी हैव टॉक अबाउट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी दैट मींस रो। इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ओम मीटर किसको बोलते हैं? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। ये कि ये जो है इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेंथ और द क्रॉस सेक्शन एरिया बट चेंजेस विद द टेंपरेचर। रेजिस्टिविटी ये कभी भी उसके लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड नहीं करती है, बट ये टेंपरेचर पर डिपेंड करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी, बढ़ेगी, चेंजेस आएंगे रेजिस्टिविटी में। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल ऑफ एलॉयस। रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी मेटल की वो होती है 10 to the power -8 to 10 to the power -6। देन रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ये होती है, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है? रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो अपने मेटल से ज्यादा होती है। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज। एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए उनको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में। हीटर में क्या यूज होता है? हीटर में आपका एलॉय यूज होता है। हीटर में आपका एलॉय यूज होता है, ठीक? उसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का बहुत महत्व होता है, आगे समझेंगे। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। कॉपर और एल्यूमिनियम इनको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। ज्यादातर तार आपको कॉपर और एल्यूमिनियम के ही मिलेंगे, है ना? ज्यादातर तार आपको कॉपर एल्यूमिनियम के मिलेंगे क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है? लो होती है। अब रेजिस्टेंस सीरीज में और रजिस्टर्स पैरेलल, ये हम लोग समझते हैं, नोट करिए। रेजिस्टेंस इन अ सीरीज। अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? रजिस्टर। क्या पढ़ेंगे? रजिस्टर। कई बच्चे सोचते हैं ये जो सर्किट में ये फिगर होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, ये है आपका रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर। और इसकी जो वैल्यू गिवन होती है वो होती है रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? यस सर, गुड। When two or more resistors are connected end to end, जब दो या दो से अधिक, एक रजिस्टर ये और दूसरे रजिस्टर ये या इससे ज्यादा, ये किसमें? सीरीज में, मतलब एक के पीछे एक, मतलब एंड टू एंड ज्वाइन हो। कैसे ज्वाइन हो? एंड टू एंड। इफ दे आर ज्वाइन एंड टू एंड देन ऐसे कॉम्बिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। लिसन, ओके। टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 + R2 + R3। R1 R2 एंड R3। करंट थ्रू द ईच रजिस्टर इज सेम। इसमें क्या होता है? सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है। करंट कैसा होता है? सेम होता है। टोटल वोल्टेज जो होता है V1 V2 V3, ठीक? तो टोटल रेजिस्टेंस तीनों को जोड़ दिया, टोटल V तीनों V को जोड़ दिया, ठीक है? ऐसे सोचो, तुमने 10 रुपए सुबह 10 रुपए खर्च किए, दोपहर में 10 और शाम को 10, तो टोटल कितने हो गए? 10, 10 20 और 10 30। क्यों? क्योंकि टोटल मनी पूछी गई है, तो सुबह की मनी, दोपहर की मनी और शाम की मनी को ऐड कर दिया। वैसे यहाँ पे 3 आर गिवन है, एक दोपहर का आर, एक सुबह का, एक दोपहर का, एक शाम का, तो तीनों आर को जोड़ के टोटल आर, इधर तीनों वी को जोड़ के टोटल वी। इज इट क्लियर? देन वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, V = IR। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक डेरिवेशन समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस का, रेजिस्टर का, ठीक है? नोट करिए। आयुष नहीं, एज्यूम करिए एक सर्किट है। क्या है? सर्किट। एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टर ये दिया हुआ है जिसकी वैल्यू R1 है, एक रेजिस्टर ये दिया है जिसकी वैल्यू R2 है, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर ये दिया है जिसकी वैल्यू R3 है। क्लियर? R1 R2 एंड R3। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस मींस एक सेल एक बैटरी से कनेक्टेड है जो क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है करंट। करंट कहां सप्लाई होगा? करंट कैसे सप्लाई होगा? लोअर टू हायर या हायर टू लोअर? बताइए। हायर टू लोअर। हायर टू लोअर, ठीक है? हायर से लोअर जो है करंट सप्लाई होता है।
देन इस सर्किट में क्या सेम होगा? क्या सेम होगा बताइए, इसमें सब बताइए, इस सर्किट में क्या सेम होगा? करंट। करेक्ट, गुड, वेरी गुड। क्योंकि जब करंट यहाँ हायर पोटेंशियल से निकला, ठीक, ऐसे समझते हैं, ये क्या है, एक गांव में ट्यूबवेल होता है, क्या होता है? ट्यूबवेल, ठीक है। ये एक फील्ड है, उसके किनारे किनारे 3 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक। ट्यूबवेल से वाटर निकला, देन यहाँ से गया और तीनों रास्ते में पड़ रहे हैं, कुछ पानी इसको मिला, कुछ पानी इसको मिला, कुछ पानी इसको मिला, पानी बराबर तीनों में पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा? बराबर। लेकिन यहां होने की बजाय अगर ये दोनों सेम होते और एक इधर पेड़ लगा होता और एक इधर लगा होता, तो क्या जितना पानी इसको मिल रहा है उतना इसको मिलता? नहीं। इस तक कुछ पहुंचता, कुछ इस तक पहुंचता, कुछ इस तक, बाद में कहीं यहां जाके इधर पहुंचता, कुछ उधर पहुंचता, तब ना सेम होता। लेकिन जब तीनों एक लाइन में खड़े हैं तो तीनों का क्या होगा? सेम होगा, ठीक। तो तीनों तक वाटर सेम पहुंच रहा है, दैट मींस करंट सेम पहुंच रहा है। तो I इज सेम, यहाँ पे I क्या है? I इज सेम। इस एग्जांपल से याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पे क्या मेजर करना है हम लोग को? V। क्या मेजर करना है? V को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ V? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। भूल मत जाओ। टोटल V हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया? टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। डेरिवेशन बहुत आता है, यूपी बोर्ड में तो बहुत ही आता है। वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, V इज इक्वल टू IR, फॉर्मूला होता है जी। अब इस V की वैल्यू इन चारों V में पुट कर देंगे। टोटल V फाइंड आउट करना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। I सेम, टोटल V फाइंड आउट करना है, आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है, होता है। पुट द वैल्यू ऑफ IR इन द अबव V। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? IR इज इक्वल टू V1 है, तो I सेम है, V R1 हो जाएगा, प्लस यहाँ V2 है तो I सेम है लेकिन R2 हो जाएगा, तो I R1 I R2 प्लस I R3। इज इट क्लियर? यस। हम लोगों ने क्या किया? V1 V2 एंड V3, इन तीनों में IR की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज I R1 I R2 एंड I R3। अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, तो कॉमन यहाँ पे I है, तो I को हम लोगों ने क्या किया? बाहर निकाल लिया। I बाहर चला आया, ब्रैकेट में रह गया R इज इक्वल टू, यहाँ भी I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? यहाँ क्या बचा? I कॉमन ले लिया तो R के साथ R1 R1 R2 R3 R1 प्लस R2 प्लस R3। इज इट क्लियर? इस I से इसलिए I कट गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वही चीज यहाँ पे गिवन है, वही चीज यहाँ पे पूछी थी, वही चीज यहाँ पे पूछा गया था कि इस चीज का डेरिवेशन कीजिए। कैसे किया? ये सर्किट बनाएंगे, जो जो चीजें इसमें गिवन है उसको लिखेंगे, सुनिए। फिर यहाँ बताएंगे कि करंट सेम है, करंट कैसा है? सेम है। टोटल हम लोग V फाइंड आउट करेंगे, टोटल V फाइंड आउट करने के लिए सभी V को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक। और V की वैल्यू क्या होती है? IR। V की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ V इज IR। V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। V की वैल्यू, अब यहाँ पे कितने V हैं? देयर आर 3V। कितने V हैं? 3V। शैतानी छोड़ दो, कितने V हैं? यहाँ पे 3V हैं। V is equal to IR, that is IR1, IR2 and IR3। I कॉमन ले लिया, बचा अंदर R is equal to R1 plus R2 plus R3। यही तीन चीज हम लोग को चाहिए थी। ये है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज का डेरिवेशन। रेजिस्टेंस क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टर क्या होता है, सब बताया जा चुका है। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। देन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नोट, अभी आपने पढ़ा रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में क्या था? I मींस करंट। एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं एंड टू एंड। एंड टू एंड इन द सेंस कि रेजिस्टेंस उनका कैसा है, उस सीरीज में है। कोई चीज एंड टू एंड मींस एक के पीछे एक लगी होती है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि जुड़े हुए हैं और उसमें करंट सेम है, I सेम है। हम लोग को टोटल V फाइंड करना है। इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, और V की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू IR। हमने V की वैल्यू IR चारों जगह पुट कर दी। देन I कॉमन था, शुरू से ही पता चल रहा था, I बाहर निकाल के I को कट कर दिया। देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज हियर। देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट्स सी। As
एज वी हैव सीन देयर इज अ सर्किट, वहां सर्किट कैसा था, देयर वाज अ सर्किट, वो सर्किट कैसा था, उस सर्किट में रेजिस्टेंस जो था वो सीरीज में था एंड टू एंड, लेकिन यहां रेजिस्टेंस कैसा है, पैरेलल, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये और तीसरा रेजिस्टेंस दैट इज R1 R2 R3। तो क्या करंट यहाँ पे सेम रहेगा, लेट्स इमेजिन इट्स अ फील्ड, अगर एक फील्ड है और यहाँ पे ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल क्या कर रही है, पानी सप्लाई कर रही है, और यहाँ 3 पेड़ लगे हैं जो कुछ इस तरीके से लगे हैं और पानी यहीं से सप्लाई होगा, तो सबसे पहले कुछ पानी सीधे चला जाएगा, कुछ पानी R1 के पास चला जाएगा, बाद में थोड़े समय बाद R3 तक पहुंचेगा, सबसे पहले यहाँ पहुंचा, वहां वहां, दैट मींस तीनों में क्या है, जो सप्लाई हो रही है किसी भी चीज की वो कैसी है, सप्लाई डिफरेंट है, तीनों में अलग अलग अमाउंट की चीजें पहुंच रही हैं। और वैसे ही सर्किट में होता है, करंट जब पोटेंशियल किसी सेल द्वारा सप्लाई किया जाता है तो कुछ R1 के पास पहुंच रहा है अगर वो पैरेलली है, तो कुछ R2 के पास पहुंच रहा है और कुछ R3 के पास पहुंच रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, जैसे पीछे हम लोगों ने किया था कि I इज डिफरेंट, I इज डिफरेंट, लेकिन V इज सेम, V इज सेम, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज सेम, वोल्टेज कैसा है, सेम है, इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल है। टोटल करंट क्या होता है, टोटल करंट I इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी गिवन है, टोटल करंट क्या है, I इज इक्वल टू I1 I2 I3। टोटल करंट हम लोग क्या करेंगे, I जो है वैल्यू फाइंड करेंगे, बताया था टोटल V, V1 V2 V3, तो टोटल I1 I2 I3, क्योंकि यहाँ पे 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने I की वैल्यू फाइंड आउट की, पीछे क्या किया था हम लोगों ने, V इज इक्वल टू IR लिखा था, यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए, I की, तो I इज इक्वल टू V बाय R, सॉरी, I इज इक्वल टू V बाय R। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, I की जगह पे V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज सेम थी, सेम क्या था, V इज सेम एवरीवेयर, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, V यहाँ पे कॉमन ले लिया, इधर का V देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ है, इधर का V बाहर आ गया, 1 बाय R बचा इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, V से V कैंसिल हो गया, वही यहाँ पे 1/R। RP का मतलब होता है, इस RP का मतलब, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल, रेजिस्टर इन पैरेलल, और RS का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द इक्वल ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इक्वल जो होगा यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक चीज और नोट करने वाली है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, तो बात की बात है। यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो करंट की वैल्यू आएगी वो लो आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो लो आएगी, क्योंकि ये बट जाएंगी। और यहाँ पे जो सीरीज में वैल्यू आएगी वो क्या आती है, हाई आती है। सीरीज में वैल्यू हमेशा हाई होती है और पैरेलल में लो होती है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस चीज की वैल्यू हाई लो रहती है, आर रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में जब हाई होती है और पैरेलली लो होती है। नोट करिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस ना पैरेलल की वैल्यू आ गई, तो उसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। जैसा कि अभी बताया था कि करंट जो है नहीं रेजिस्टेंस जो है वो जब सीरीज में होता है तो उसकी वैल्यू हाई होती है, और जब पैरेलली होता है उसकी वैल्यू लो होती है। चीज न्यूमेरिकल में क्लियर होगी, देखते हैं। देन उसके बाद ये देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई भी चीज तो उसका कुछ ना कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। सीरीज में क्या होता है, जब एक कंपोनेंट फेल हो जाता है, द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द अदर कंपोनेंट वर्क। सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एक बल्ब लगा है, यहाँ पे एक टीवी का वायर कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ से जो है सप्लाई हो रही है, ठीक। तो क्या यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है करंट, ये तो पता ही है। यहाँ अगर बल्ब के बाद वाला तार कट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो टीवी भी बंद हो जाएगी। तो सबसे बड़ा इसका यही घाटा होता है कि इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जब एक कंपोनेंट फेल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना बंद हो गई, तो आगे नहीं जाएगी, द सर्किट विल बी ब्रोकन। बट
different appliances have the different requirement. This cannot be satisfied in the series. अच्छा ये भी समझ लेते हैं कि अगर सीरीज में ये हो रहा है कि एक कंपोनेंट ब्रेक हो गया तो दूसरा कंपोनेंट चलेगा नहीं, यहाँ पे ही करंट का वो वायर सप्लाई टूट गया, मींस ये फील्ड है, ऐसे ही समझो पानी आ रहा है, ये मेड़ है, यहाँ पे मेड़ टूट गई तो पानी इधर बह जाएगा उधर बह जाएगा, वहां तक पहुंच पाएगा नहीं। लेकिन वही इसी की जगह अगर कौन सा होता पैरेलल, ध्यान दीजिए भैया, यहाँ कौन सा होता पैरेलल, ऐसे यहाँ पे आपकी क्या लगी है टीवी, समझिए बात को। देन यहाँ पे क्या है आपका हीटर, एच फॉर हीटर। आयुष भैया देखिए सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ सप्लाई हो रहा है करंट, कुछ उधर चला गया कुछ इधर चला गया। अगर ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से क्या हो गया ब्रेक हो गया, पानी यहाँ सप्लाई हो रहा है, यहाँ से पानी सप्लाई होना बंद हो गया, तो क्या इधर से पाइप के थ्रू नहीं सप्लाई होगा, एक तरफ से बंद हो गया तो दो तरफ से तो होगा ही होगा। वही छोटी सी चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो पैरेलल सीरीज में सबसे बड़ा इफेक्ट यही होता है, एग्जांपल से चीजें अच्छे लर्न हो जाती हैं। फिर डिफरेंट अलग अलग अप्लायंसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने सुना होगा वॉट सुना होगा, तो अगर एक चार्जर 18 वॉट का होता है, वहीं पे हीटर आपका 2000 वॉट का होता है, तो सोचिए कितना अंतर होता है। तो उसको थोड़े करंट और उसके ज्यादा करंट की नीड होती है, ये फर्क होता है, ठीक। और वो फर्क जो है ये हमेशा सीरीज में नहीं पूरा हो पाता है, क्योंकि देखिए आपको पता है सीरीज में करंट सेम है, सीरीज में करंट सेम है भैया, सीरीज में करंट सेम है। ये क्या है, ये सीरीज, ठीक। यहां से करंट निकला, इसको जो है करंट चाहिए 5 एम्पियर और इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 20 एम्पियर, और यहां से कितना निकल रहा है, यहाँ 6 एम्पियर निकल रहा है, तो क्या 20 एम्पियर पूरा कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 50 एम्पियर है, इसको 2 चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको 6 चाहिए, हो जाएगा, तीनों को मिलेगा बराबर, क्योंकि कैसे, क्योंकि इसमें करंट भैया सेम होता है, इसमें 6 एम्पियर जा रहा है तो 6 सब में ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या मान लो 650 जो भी जा रहा है, ठीक, तो इसमें करंट अलग होता है, इसमें अलग, उसमें अलग, जिसको जितनी नीड उसको उतना करंट लगेगा, समझे। द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल इज डिक्रीज, टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होता है वो कम होता है, ये चीज पहले ही बता दी थी। RS में RS इज इक्वल टू, RS में जो R होता है वो क्या होता है हाई, और RP में जो R होता है वो क्या होता है लो, ठीक। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, नया टॉपिक। If an electricity circuit is purely resistant, the source of the energy continuously get dissipated entirely in the form. This is known as the heating effect of the electric current. ये definition है, आपको इसको रटनी पड़ेगी, इसके फॉर्मूलाज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन द न्यूमेरिकल्स। जैसा कि आपने अभी तक देखा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज पढ़ा, चार्ज की यूनिट पढ़ी, देन करंट पढ़ा, करंट की यूनिट पढ़ी, करंट को मेजर करने की थिंग जो एमीटर होती है वो पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर किया जाता है ये पढ़ा, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है ये पढ़ा। देन उसके बाद आपका वोल्ट क्या होता है ये पढ़ा, 1 वोल्ट क्या होता है ये पढ़ा। देन उसके बाद आ जाती है आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है, और इन सब में आ जाता है आपका रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, जॉइनिंग केबल, वायर क्रॉसिंग, वायर जॉइंट, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, लॉट्स ऑफ थिंग्स कम हियर जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। देन वी कम ऑन द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में किस चीज का डेरिवेशन बताया गया था, ओम्स लॉ में स्टेटमेंट जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस और आई के बीच था, जो कि यहाँ पे गिवन है, और ये ग्राफ भी बताया था, दिस ग्राफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन कम ऑन द नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है ये भी बताया था, फैक्टर्स क्या होते हैं जो डिपेंड करते हैं। देन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है ये भी बताया था। देन कम ऑन द नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, ये भी बताया था, सीरीज के रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में होता है, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टर के बीच का डिफरेंस भी बताया था। यहाँ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज है, यहाँ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज है। देन उसके बाद नेक्स्ट, जब रेजिस्टेंस कहाँ हो जाए, सीरीज में हो जाए। सीरीज में होने से क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में हाई होता है और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस लो होता है। यहाँ पे चीज हमने समझी थी। यहाँ पे करंट कैसा था, सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, इसलिए करंट को कॉमन लेके R1 R2 R3 जो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज की वैल्यू आ गई थी। नहीं है तो आप पीछे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। देन कम ऑन द नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस जो है लगे हुए होते हैं, R1 R2 R3। देन उसके बाद इसमें
हम लोग क्या वैल्यू पाते हैं 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। एनी डाउट? कम ऑन नेक्स्ट। एडवांटेजेस भी बता दिए, सीरीज में क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या फायदे होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी बता दिए। जैसे सीरीज में एक सर्किट ब्रेक हो गया, आगे नहीं जा पाएगा। पाइप है, पाइप मान लो वाटर सप्लाई कर रही है, तो अगर बीच से पाइप को ब्रेक कर दिया तो क्या आपका पाइप का इस पार्ट का जो पानी है वो बह जाएगा, बट नेक्स्ट पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। यही होता है सीरीज में। बट अगर कई सारे एक ही पाइप से ही, मेन पाइप से वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है, उस पाइप से कई सारे जॉइंट से तो आगे की वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक के ब्रेक होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी वाटर सप्लाई करेंगे। वहीं यहाँ करंट का भी हाल है। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Let's know about the heating effect of electric current. Heating effect क्या होता है? Joule's law of heating. It states that the heat produced in a resistor is directly proportional to the current square of the current in it. It is directly proportional to the square of the current. H जो है, H means heating effect. Listen all of you. H क्या है? H है आपका heating effect. ठीक? जो heating effect होता है वो directly proportional होता है square of the current के। देन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, दैट इज H इज इक्वल टू IRT। ये मेन फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, इसको नोट कर लीजिएगा। देन इससे इसी फॉर्मूले से ये तीनों पॉइंट्स निकल आते हैं। अगर हीटिंग इफेक्ट पूछा जाए तो सिर्फ इट इज स्टेट दैट, ये फॉर्मूला लिख दो, फिर इसी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। क्लियर? कम ऑन नेक्स्ट। कहां यूज होता है? हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, ये इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में यूज होता है। क्या? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर मॉनिटर्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? ज्यादातर पावर जो है वो उसके फिलामेंट द्वारा जो है ली जाती है और जनरेट भी की जाती है। उसमें फिलामेंट यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि अगर हम लोग ऐसे कॉमनली यूज कर लें तो वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अंदर सुरक्षित रहता है, इसलिए उसमें फिलामेंट का यूज करते हैं। ये सब चीजें आगे हैं, हम लोग देखते हैं। देन कम ऑन नेक्स्ट। हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल एज यू हैव सीन। देन वी कम ऑन दिस लाइन। The electric bulb, most of the power consumed by the filament and a small part of radiated in the form of light. ज्यादातर पावर जो है वो किसके द्वारा? फिलामेंट द्वारा जो है कंज्यूम कर ली जाती है, और कुछ जो है वो रेडिएशन लाइट के फॉर्म में जो है रेडिएट मींस रेडिएशन करने में काम आ जाती है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एमसीक्यूज में बहुत आते हैं, लिसन केयरफुली। फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, सब बल्ब, अरे बल्ब ही है ये क्या है? बल्ब। ठीक है, बल्ब का क्या होता है? जो ये अंदर का मटेरियल होता है, दिस इज, ये किससे मिलकर बना है? ये फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है। और किससे मिलकर बना होता है? इट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टंगस्टन, TUNGSTEN, टंगस्टन से मिलकर बना होता है। ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता है हाई टेम्परेचर पर। इट हैज हाईली मेल्टिंग पॉइंट, शुरू में बता दिया था इसका हाईली मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। दिस इज, हम लोग कितने में सरवाइव कर सकते हैं? चीजें उबलना कब शुरू हो जाती हैं? 100 डिग्री। तो सोचो 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, इसका 3380 है। तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, कितना भी बढ़ा दो, ये कभी मेल्ट नहीं होगा। क्लियर? Then the bulbs are filled with the chemically inactive gases like nitrogen and the argon. Sorry, -3 हाइड्रोजन नाम ले लिया था मैंने। यहाँ पे नाइट्रोजन और आर्गन, ये दो गैसेस हैं जिनकी प्रेजेंस में फिलामेंट रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इट इज द सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम लोग के इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। हम लोग के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी, फ्रिज एंड मेनी अदर थिंग्स को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से? शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से। फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय कॉपर टिन। फ्यूज जो है वो किससे बना होता है? प्योर टिन से या कॉपर के एलॉय से या टिन से।
फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज, ये हमेशा सीरीज में लगता है। फ्यूज जान रहे हैं क्या, किस चीज की बात कर रहे हैं हम? हाँ फ्यूज क्या होता है? प्रोडक्शन की तरह काम करता है वो, जैसे कि जब ज़्यादा लोड हो जाए तो बंद हो जाता है वो, एरिया टाइप ऑफ प्रोटेक्शन। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज का कैसा होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट समझ रहे हैं? सुनिए, हम लोग के घर में, सुनिए ध्यान से भैया, जैसे हम लोग के घर में या हम लोग का वो जो सर्किट है उसको 220 वोल्ट की नीड है, 220 की नीड है। और जो ये है सर्किट, सुनो, उसको 220 की नीड है, ठीक। मान लो कोई टीवी है, ठीक, उसको 220 की नीड है, ये एक सर्किट है, ठीक। बीच में हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा तार लगा दिया। वो तार किस चीज का काम करता है? इट एक्ट एज अ फ्यूज। इसको 220 की जरूरत है, यहाँ से 220 ही सप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और ये कितने का है? ये जो है 300 का है, ठीक। इसकी जो पावर है वो 300 की है, ठीक। 300 के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो तुरंत ये क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको 300 के पार इलेक्ट्रिसिटी मिल गई तो ये पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा, टीवी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जहां ये 300 तक आता है, जब ये अपनी औकात दिखाने लगता है, तुरंत ये कह देता है तुम्हारी एंट्री नहीं है, निकलना यहाँ से। तुरंत ये से क्या होता है? सर्किट ही ब्रेक कर देता है कि जाओ, करंट ही नहीं भेजेंगे तो तुम फ्यूज कैसे करोगे? इसीलिए क्या होता है? फ्यूज का काम होता है। और फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है। कैसा होता है? लो होता है। हाई किसका होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन किस लिए यूज होता है? फिलामेंट। टंगस्टन जो है फिलामेंट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब का, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर तार होते हैं उसमें यूज होता है। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, बता दिया था। करंट कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूज इज हायर देन द अदर अप्लायंसेस। इसकी करंट कैपेसिटी ज्यादा होती है। सोचो कितना छोटा सा तार होता है लेकिन उतना ज्यादा करंट अपने अंदर रखता है, समझे? और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। कितना जो है किसी भी सर्किट द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला होता है इसका P = VI। P = VI। तो हम लोग V को, अच्छा ये बताओ, P = VI है ना? P = VI आपने पढ़ा है। V = IR पढ़ा है ना? हाँ। हम लोगों ने इस V की वैल्यू इस V में पुट कर दी। P = IRI, इस V की वैल्यू P = VI में पुट कर दी। ये हो गया P = V की जगह क्या हो जाएगा? IR। और ये लास्ट का इधर I तो है ही, है ना? अब दो I मिलके कितने I हो गए? P = I²R। क्लियर? क्लियर? और इसी I की जगह पे अगर आप इसी I की जगह पे I = V/R पुट कर दोगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। पुट करके देखें, इतना नोट करिए। किया? भैया समझिए, P = I²R है, यहां पे क्या पुट कर देंगे? I = V/R। V/R का होल स्क्वायर R, यही तो हुआ ना? यहाँ कितने R हैं? 2। इस R से ये R कट गया, ये हो गया V²R। आ गई वैल्यू? आ गई। वेरी गुड। ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट। क्या होती है? वाट। 1 वाट जो है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। डेफिनेशन पूछी जाती है, 1 वाट की वैल्यू क्या होती है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। कौन सी यूनिट? कमर्शियल यूनिट। 1 किलोवाट आवर की वैल्यू ये है, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू ये है, और 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यहां पर इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। देन ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये यू कैन ट्राई दिस एट होम। अगर ना आए तो आप बता सकते हैं हम आपको। दीज आर सम क्वेश्चंस, यू कैन ट्राई इट एट योर होम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्स। रेजिस्टिविटी क्या होती है? कौन सा अच्छा ये बताओ, कौन सा डिवाइस यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए? एमीटर। शेम ऑन यू, तुमसे हमको यही उम्मीद थी। एमीटर। वोल्ट मीटर बता रहे हैं, गधे कहेंगे। क्या है? एमीटर। क्या है? गुड बेटा, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप अच्छा बताओगे। क्या यूज होता है? एमीटर। अच्छा, कौन सा एलिमेंट होता है जो फिलामेंट में आता है? कहां? रेजिस्टर। शेम ऑन यू। कौन सा? गुड, इट्स अ टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन। गुड आयुष।
तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बताती हैं कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोग का वर्क कर रहा था। अच्छा पीछे जवाब दीजिएगा, कौन सा एलिमेंट, अच्छा ये हो गया रजिस्टर, व्हाट टू टाइप ऑफ रजिस्टर कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन बताइए भैया आप, नहीं बताइए। जवाब दीजिए। दो प्रकार के कौन से कॉम्बिनेशन थे, सीरीज एक पैरेलल। आप बताओ। सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, को घर पे ट्राई कर सकते हैं। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं कुछ। देन ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चंस हैं और ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब